नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगली जो चीज़ें हमारी राष्ट्रीय आय से संबंधित, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट है जिसके कारण हमें राष्ट्रीय आय को जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। देखिए, पहली चीज़ अगर बात करूं मैं, तो पहली चीज़ आपके सामने निकल कर के आती है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को बोला जाता है जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब ये होता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जो होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है, हम बात करें 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को हम बोल देंगे एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब जो सभी मतलब वस्तु एवं सेवाएं होती है वो किस किस क्षेत्र से संबंधित होगी? देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, जो ग्रॉस का मतलब होता है सभी चीज, जिसमें तीनों सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। इन सभी के अंतर्गत जो भी वस्तु एवं सेवाएं वो यहाँ पे सम्मिलित की जाती है। डोमेस्टिक मतलब होता है एक कंट्री, यानी कि हम बात करें एक कंट्री यानी कि इंडिया की, हमारे भारत की। उसके बाद प्रोडक्शन यानी कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन सिंगल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे शामिल कर ली जाती है और इन सभी का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो कहलाता है यहाँ पे क्या? सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है, देश की सीमा के बाहर जो की जाने वाली जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसको शामिल नहीं किया जाता है। जैसे ये भारत है, ठीक है, भारत है, भारत के बाहर अगर कोई भारतीय भी यहाँ कुछ आर्थिक गतिविधि करता है तो उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये भी आपको पता है। और इसका आकलन जो होता है राष्ट्रीय तथा निजी जो उपभोग है, सकल निवेश है, इसके अलावा सरकारी एवं जो व्यापार है, निर्यात आयात की बात करें तो इसके योगफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इस विधि में जो होता है देश के बाहर उत्पादित आयात के जो व्यय है तथा उन देशों में निर्मित जो वस्तु है एवं सेवा है उसका मूल्य जुड़ा होता है, जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, किसके अंतर्गत? जीडीपी के अंतर्गत। तो जीडीपी में हम बात करें यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ देखें तो जीडीपी के अंतर्गत शामिल जो है भारत का एक प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र है, वो हम देखें तो कौन कौन सा क्षेत्र भारत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे हमने बात करी थी एक कंट्री, तो एक कंट्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ यहाँ पर शामिल की जाएगी? तो एक भारत का राजनीतिक क्षेत्र है। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब होता है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद भारत के आसपास हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जगह और होती है, नॉटिकल मील जिसे बोलते हैं, 200 नॉटिकल मील तक। तो ये देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, जिसे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बोला जाता है। ये तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है, यानी कि हम बात करें 370 लगभग किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पे होता है, जिस पर भारत का अधिकार होता है। समुद्री सीमा हम बोले, समुद्री सीमा जो होती है वो 200 नॉटिकल मील तक होती है। विदेशों में स्थित राजनयिक कार्यालय जो होते हैं, दूतावास वगैरह, जैसे हम बात करें एम्बेसी वगैरह होती है, हाई कमीशंस वगैरह होते हैं, कंसुलेट जो ऑफिस होते हैं जिसे वाणिज्यिक दूतावास बोलते हैं, तो ये सभी किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? भारत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र। फिर ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे हम बात करें जैसे पोलर रिसर्च सेंटर, जहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र होता है, अनुसंधान केंद्र होता है, वो उसकी अगर बात करें तो ये भी किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? भारत का भौगोलिक क्षेत्र। अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस, जैसे इसरो के कुछ मतलब जो अनुसंधान केंद्र है तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। गहन समुद्री क्षेत्र, डीप ओशियन जो क्षेत्र है वो भी कहाँ पर शामिल किए जाते हैं? भारत के भौगोलिक क्षेत्र। तो इन सभी को मिलाकर हम बात करें तो यहाँ से कंप्लीट रूप से इंडिया आता है। और इंडिया के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पे हमको एक दो चीज़ें और देखने को मिलती हैं, जैसे जीडीपी जो होता है, जीडीपी में होने वाला वार्षिक जो प्रतिशत परिवर्तन है, उससे मतलब परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट होती है। यह परिमाणात्मक दृष्टि यानी कि क्वांटिटेटिव जो अप्रोच होती है, इसके आकार से देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है, परंतु इससे क्या होता है, देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता। साथ ही अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे हम बात करें आईएमएफ की,
तो IMF की अगर बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोला जाता है। इसके अलावा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की ओर से जो सदस्य देश है उसका तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है। तो ये तो बात हुई जीडीपी की। जीडीपी हमने देखे एक देश के अंदर, यानी बाहर की जो गतिविधियां इसमें शामिल नहीं की जाती, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, ठीक है। तो देश के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है, आर्थिक गतिविधियां, उनका जो वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब बात करते हैं हम शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जैसे सकल घरेलू उत्पाद जो था उसी के हिसाब से शुद्ध घरेलू उत्पाद यहाँ देखने को मिलता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद को यहाँ बोला जाता है एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जी के बदले में एन आ गया है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इंडिया के अंतर्गत, यानी इंडिया के अंतर्गत तो ठीक था, हाँ, मतलब सारी चीज़ें हम जो है इंडिया के अंतर्गत ही, यानी कंट्री के अंतर्गत ही क्षेत्र यहाँ शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम इसमें भी एक वित्तीय वर्ष यहाँ पे देखेंगे, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है जिसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद जिसे एक वर्ष के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान होने वाले जो मूल्य ह्रास है, यानी कि डेप्रिसिएशन हम बोल सकते हैं। तो जीडीपी में से मूल्य ह्रास को अगर घटा दिया जाता, मूल्य ह्रास का मतलब होता है मशीनों का जो डिप्रिसिएशन होता है और अन्य जो घिसावटें होती है उनको अगर यहाँ से घटा दिया जाता है तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, उससे हमको एनडीपी यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल बात करें तो जीडीपी में से, यहाँ मैं आगे एक जो आपको चित्र भी दिखाऊंगा, तो 1 वर्ष के दौरान जो भी जीडीपी है उसमें से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है 1 वर्ष के अंतर्गत का, तो वो हमको क्या निकल कर आता है, एनडीपी आता है, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल कर आ जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उनके मूल्य में क्या होती, कमी आती है। जैसे मशीनों में मैंने बताया डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, उस साधन के घिसने यानी डेप्रिसिएशन या टूटने फूटने से होता है। और ये मूल्य ह्रास की दर जो है सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है कि कितनी घटाना है। भारत में इसका निर्धारण क्या किया जाता है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है और यह एक सूची जारी करता है जिसके अनुसार विभिन्न जो उत्पाद होते हैं उसमें होने वाले मूल्य ह्रास या घिसावट की दर तय यहाँ पे की जाती है। चलिए यहाँ पे हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो चालू कीमतों पर जीडीपी देखने को मिलती है, जीडीपी एट करेंट प्राइस, और स्थिर कीमतों पर जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड और करेंट मतलब होता है चालू, ठीक है। तो चलिए दोनों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। दोनों में हम देखें तो यहाँ पे देखिए हमको देखने को क्या मिलता है, यह जो होता है एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य जिसका अनुमान चालू वर्तमान कीमतों पर लगाया जाता है। परंतु यहाँ आधार वर्ष की कीमतों, आधार वर्ष का मतलब जैसे कि आधार वर्ष मैंने बताया 2011-12 यहाँ पे लिया गया है, पहले 2004-5 था। तो आधार वर्ष के अनुसार अगर तय की जाती जीडीपी तो वो कहलाती स्थिर कीमतों पर, और चालू वर्ष के आधार पर की जाती है यानी कि करंट जो वर्ष चल रहा है उस पर, उसके बाजार मूल्य पर की जाती है, तो उसे बोला जाता है चालू कीमतों पर जीडीपी, ठीक है। तो ये हमने देखे दोनों में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जीडीपी में वृद्धि जो होती है कीमतों में वृद्धि के कारण भी हो सकती है, भले ही अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि ना हुई हो। परंतु स्थिर कीमतों की अगर बात करें तो इसमें वृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ देखिए इसे मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है और इसे वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। यहाँ पे जो होता है यह लोगों के कल्याण का एक अच्छा सूचक नहीं है, परंतु ये लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक माना जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, ये चीज़ें हमने देखे। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ें देखने को मिलती है जैसे शुद्ध घरेलू उत्पाद, जैसे कि यहाँ देखिए जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो वो कहलाता है नेट बन जाता है, परंतु नेट में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ग्रॉस बन जाता है। तो ये जो होता है जीडीपी, जीडीपी में से ह्रास यानी डेप्रिसिएशन घटा दिए तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया, और अगर उसमें फिर से डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए इस चित्र को, तो आपको आसानी से क्लियरिटी यहाँ पे बनी रहेगी। अब इसके अलावा देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो हमको देखने को मिलता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। इसके पहले हम एनडीपी मतलब जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके कुछ उपयोग होते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है कहाँ किया जाता है, मूल्य ह्रास के कारण होने वाली जो क्षति है उसको समझने के लिए किया जाता है। ये हमने देखें क्योंकि यहाँ से मूल्य ह्रास को घटा दिया जा रहा है, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को की जो उपलब्धि है उसको दर्शाने के लिए भी एनडीपी का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बोला जाता है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शॉर्ट में बोला जाए तो जीएनपी इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी,
उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में जो होता है विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर की जाती है। मतलब जीडीपी तो हमने देखे क्या होता है, जीडीपी एक देश के अंदर होती है, परंतु इससे भी अगर विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय इसमें जोड़ दिया जाता है। विदेशों में मतलब हमारे देश के जो व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, हमारे देश का जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नागरिक है वो बाहर रह रहा है, तो उनसे जो भी आय प्राप्त हो रही शुद्ध आय, तो उनको अगर जीडीपी में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आ जाती है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से होने वाली आय जो होती है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे कि अगर बात करें तो निजी प्रेषण हो सकता है, जिसे प्राइवेट रेमिटेंस बोला जाता है। रेमिटेंस आप समझते होंगे, जैसे बाहर के अपने देश के कोई व्यक्ति बाहर गए हैं और वो अगर पैसा भेजते हैं अपने घर वालों को तो वो कहलाता है प्रेषण, यानी कि रेमिटेंस बोला जाता है। तो यहाँ रेमिटेंस हो सकता है, निजी रेमिटेंस। जिस प्रकार भारत के नागरिक विश्व के अन्य देशों में काम करते हैं, उसी प्रकार अन्य देशों के नागरिक भी भारत में काम करते हैं। तो इन लोगों के निजी लेन देन से प्राप्त जो आय का निजी प्रेषण है, उससे होने वाली जो आय है वो कहलाती निजी प्रेषण। दूसरी होती है विदेशी ऋण पर ब्याज, जो होता है इंटरेस्ट ऑन द एक्सटर्नल लोन्स। तो किसी देश द्वारा अन्य देशों को अगर ऋण दिया जाता है या ऋण प्राप्त किए जाते हैं तो ब्याज मतलब ऋण प्राप्त किए गए जो ब्याज है तथा अन्य देशों से लिए गए जो ऋण है उस पर चुकाए गए ब्याज का निवल जो मूल्य होता है वो जीएनपी में और विदेशी ऋण पर ब्याज के रूप में शामिल किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद एक और होता है यहाँ पे देखिए विदेशी अनुदान। तो विदेशी अनुदान भी यहाँ हमको देखने को मिलता है। तो विदेशी अनुदान क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रांट्स अगर बोलें तो इसके अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत भारत द्वारा विदेशों से प्राप्त किए गए अनुदान एवं भारत द्वारा दूसरे देशों से दिए गए जो कुछ अनुदान है वो उसका शेष शामिल किया जाता है। तो ये बात की हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जीडीपी में अगर विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय अगर जोड़ लिया जाता है तो वो कहलाती है जीएनपी। और जीएनपी का जो उपयोग है वो हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है देशों की रैंकिंग तय करता है। दूसरी चीज़, भारतीय मुद्रा की विनिमय दर के आधार पर भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अक्टूबर 2019 के अनुसार हमको देखने को मिली थी। हालांकि ये अभी वर्तमान में कोरोना के कारण काफ़ी यहाँ पे उथल पुथल हुई है, तो उसके अनुसार आप डाटा ध्यान में रखिए। ये थोड़ा सा फैक्ट था पहले का। इसके अलावा अगर देखें तो राष्ट्रीय आय के आकलन की दृष्टि से जो जीएनपी होता है जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना यानी बड़े स्तर का पैमाना है, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ देश के अंदर शामिल किया जाता है, देश के अंदर की गतिविधियाँ, परंतु जीएनपी में आपको देखने को मिलेगा अन्य देश यानी विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसको भी शामिल किया जा रहा है। और यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक स्थिति को भी स्पष्ट करता है। साथ ही अगर देखें तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो हमको अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में भी सहायता करता है। इसके बाद अगर देखिए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देखिए जैसे कि मैंने बताया था ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो वो नेट प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अगर देखें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी को देखने को मिलेगा हमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी। एनएनपी मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में एनएनपी बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसको बोला जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से अगर ह्रास को घटा दिया जाता है यानी डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो इसके पश्चात जो आय बचती है वो कहलाती है क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी बोला जाता है। और इसके जो उपयोग है वो अगर बात करें हम यहाँ पे तो देखिए राष्ट्रीय आय जो होती है मतलब जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसके उपयोग हम देखें तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय एक प्रकार से मानी जाती है, राष्ट्रीय आय मानी जाती है। और यह जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय के घटक ही है, लेकिन इन जो सबको है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, मतलब एनएनपी को लिखा जा सकता है। यह किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है एनएनपी जो होती है। इसके अलावा जब हम जो है एनएनपी को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का भी पता चलता है, और यह प्रति व्यक्ति जो है वार्षिक आय भी मानी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखने को मिलता है हमको क्या, ये तो हमने देख लिया। अब राष्ट्रीय आय देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय होती क्या है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो नेशनल इनकम इसको बोला जाता है। नेशनल इनकम होती क्या है, तो जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़े हैं जीडीपी, एनडीपी, इसके अलावा हमने पढ़े जीएनपी, एनएनपी, ये चारों चीज़ें हमने पढ़े। तो उन सभी चीज़ों के आधार पर अगर देखें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य लिए गए हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी के प्रभाव सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, ये सारी चीज़ यहाँ सम्मिलित की गई है। वास्तव में एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमतों पर, तथा दूसरा जो होता है कुल उत्पादन की साधन लागत के रूप में। तो हम देख सकते हैं जो एनएनपी होती है, एनएनपी का जो मूल्यांकन होता है अथवा माप का साधन लागत पर किया जाता है।
ये चीज़ हमको देखने को मिलता है, तो इसे राष्ट्रीय आय यहाँ पे बोला जा सकता है। और इसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आकलित जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है यानी कि एनएनपी है, उसमें से अप्रत्यक्ष करों को यहाँ पे घटा दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय जो होती है एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को यहाँ पे जोड़ लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर लिया जाता है, सब्सिडी को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे जोड़कर इससे माइनस कर लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होती है राष्ट्रीय आय यानी कि शुद्ध साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक दो चीज़ और देख लेते हैं हम। निजी आय हमको देखने को मिलती है, निजी आय यानी कि प्राइवेट इनकम, तो ये होती क्या है, तो देखिए यहाँ हमको देखने को मिलता है एक लेखांकन वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करें तो एक लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश की निजी क्षेत्र या फिर हम बोलते हैं गैर सरकारी संस्थान, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के नाम से जिन्हें जाना जाता है, इनके द्वारा सभी स्रोतों से अर्जित आय को निजी आय के रूप में जाना जाता है। और इससे इस बात का पता चलता है कि राष्ट्रीय आय का कौन सा हिस्सा निजी क्षेत्र को प्राप्त है और कौन सा हिस्सा सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र को प्राप्त है। सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र से कुछ आय जो होती है निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय के रूप में प्राप्त होती है। इसके साथ ही अगर देखें तो इसी तरह से निजी क्षेत्र शेष विश्व से कुछ आय जो होती है, कुछ आय यहाँ पे मतलब एक प्रकार से कुछ आय हस्तांतरित आय के रूप में प्राप्त करता है और सार्वजनिक ऋण का ब्याज भी निजी क्षेत्र की आय होती है। इसी के अलावा अगर देखें तो निजी आय जो होती है, निजी आय ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में से सरकार जो होता है सरकार को प्राप्त आय को घटा दिया जाता है। यानी साधन लागत पर जो राष्ट्रीय आय है उसमें से सरकार को प्राप्त आय को घटा देंगे तो यहाँ पे हमको क्या हो जाता है निजी आय प्राप्त हो जाती है और हस्तांतरित आय एवं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज जो होती है इसमें जोड़ ली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है निजी आय के अंतर्गत। और निजी आय के अंतर्गत एक चीज़ और अब देखिए यहाँ पे जो साधन लागत है, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय सरकार से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय यहाँ पे देखिए ये ली जाती है और इसके साथ ये जोड़ा जाता है शेष विश्व से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित आय, साथ में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज माइनस किया जाता है सार्वजनिक आय और फिर यहाँ पे देखिए सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी योगदान, तो ये सभी यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद निजी आय हमको प्राप्त होती है। एक और यहाँ होती है व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय देखने को मिलती है। उसके अलावा हम देखेंगे एक प्रति व्यक्ति आय, तो व्यक्तिगत आय होती क्या है, तो देखिए यह जो होती है निजी क्षेत्र को प्राप्त संपूर्ण जो आय होती है वो होती है, किंतु निजी क्षेत्र को प्राप्त संपूर्ण आय आवश्यक रूप से लोगों तक पहुंचती नहीं है। अतः व्यक्तिगत आय और निजी आय में अंतर होता है। तो यहाँ जो होता है व्यक्तिगत आय और निजी आय में यहाँ पे काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। निजी आय का वह भाग जो लोगों तक नहीं पहुँचता है यदि निजी आय में से घटा दिया जाए तो व्यक्तिगत आय यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है व्यक्तिगत आय के अंतर्गत। इसके साथ ही अगर देखें तो इस तरह घटाए जाने वाले जो अवयव है उसमें निगम कर तथा निगमों के अवितरित लाभ भी शामिल किए जाते हैं। अव्यक्तिगत आय लोगों की क्रय क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, ये अव्यक्तिगत आय जो है ये व्यक्तिगत आय जो होती है लोगों की क्रय क्षमता को दर्शाती है, इसलिए यह उपभोग की सूचक भी होती है। तो ये हमको देखने को मिलता है व्यक्तिगत आय के अंतर्गत। एक और यहाँ पे होती है प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम इसको बोला जाता है। तो पर कैपिटा इनकम जो होती है साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी अर्थात जो राष्ट्रीय आय है उसको देश की कुल जनसंख्या में से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो ये हमको देखने को मिलता है। साथ ही अगर देखें यहाँ पे तो जो वर्ष 2017 है 18 उसमें अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 1,14,958 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय यहाँ पे थी, जो कि 2018-19 में बढ़कर 1,26,000 हो गई। फिर उसके बाद आर्थिक समीक्षा आई 2019-20 की, तो यहाँ पे हमको प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 देखने को मिली। तो इस प्रकार से ये वृद्धि भी देखने को मिलती है। ठीक है, और व्यक्तिगत जो व्यय योग्य आय होती है वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत देखें तो हमको कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय और निजी आय क्या होती है एक नज़र आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। जैसे इसमें अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों ही आय शामिल की जाती है और निजी में केवल अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र की आय शामिल की जाती है। राष्ट्रीय आय में इसमें केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरित आय इसमें शामिल नहीं की जाती है। और इसमें जो होता है राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल नहीं किया जाता, परंतु यहाँ इसमें जो होता है निजी आय में इसमें कारक आय तथा हस्तांतरित आय दोनों शामिल की जाती है। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल किया जाता है। फिर यहाँ देखिए
राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यह एक आय के सृजन से संबंधित अवधारणा है। इसमें केवल कारक आय शामिल की जाती है, हस्तांतरित आय शामिल नहीं की जाती। रेंट पर दिया गया ब्याज शामिल नहीं किया जाता। देखिए इसमें निगम और बचत शामिल होते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय शामिल होती है। पर यहाँ व्यक्तिगत आय में देखिए यह एक आय प्राप्ति है, संबंधित मतलब आय प्राप्ति से संबंधित अवधारणा है। इसमें कारक आय हस्तांतरित आय दोनों शामिल की जाती, परंतु यहाँ पर शामिल नहीं की जाती। राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल होता है। निगम बचत निगम कर शामिल नहीं होते। अर्थव्यवस्था के केवल परिवार क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एक और होती है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। तो देखिए इसमें इससे अभिप्राय क्या है, किसी देश की व्यक्तिगत व्यक्तियों तथा व्यक्तियों से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित आय होती है। ये जो होती है समस्त देश की प्रयोज्य आय होती है। यह केवल पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित होती है और ये सभी क्षेत्रों से संबंधित होती है। इसकी गणना जो होती है व्यक्तियों परिवारों के अनिवार्य भुगतानों रहित उनकी व्यक्तिगत आय द्वारा शामिल की जाती है और इसकी गणना कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशियों से प्राप्त शुद्ध कारक आय तथा शेष विश्व से शुद्ध जो चालू हस्तांतरण है उसको जोड़कर यहाँ से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ व्यक्तिगत आय और निजी आय में अंतर देखने को मिलता है। व्यक्तिगत आय और निजी आय क्या होती है, तो ये जो होती है परिवारों को वास्तव में सभी स्रोतों से प्राप्त होती है, परंतु ये जो होती है सभी स्रोतों से निजी क्षेत्रों को प्राप्त आय है। और एक संकुचित अवधारणा बोला जाता है व्यक्तिगत आय, क्योंकि ये निजी आय का एक भाग है और ये विस्तृत अवधारणा है। ठीक है, व्यक्तिगत आय को सम्मिलित करती है। यहाँ देखिए व्यक्तिगत आय जो होती है निजी आय माइनस निगम कर माइनस प्रतिधारित आय, और यहाँ निजी आय जो होती है व्यक्तिगत आय प्लस निगम कर प्लस प्रतिधारित। तो यहाँ विस्तृत अवधारणा इसको इसलिए बोला जाता है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लीजिए यहाँ पे। जैसे वर्तमान जो कीमत है उस पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद वाले जो शीर्ष राज्य है 2018-19 के अनुसार गोवा पहले नंबर पर है, दिल्ली, उसके बाद सिक्किम है, चंडीगढ़ है, हरियाणा। या आप निवल उत्पाद ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा सा। 2018-19 के अनुसार टोटल आप देख सकते हैं। और वर्तमान कीमतों पर जो होता है 5 निम्न वाले 5 राज्य। तो निम्न में देखिए सबसे पहले मतलब सबसे बॉटम पर बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मणिपुर, असम, झारखंड आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखिए वित्त वर्ष 2018 में शीर्ष GSDP वृद्धि दर वाले जो राज्य है वो देखिए 17 गैर विशेष राज्य वर्ग में अगर देखें तो देखिए बिहार जो है सबसे टॉप पर है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। तो ये आपको ज़्यादा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान में बस रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ एक दो बार आप देख लेंगे इनको तो आपको फैक्चुअल डेटा याद रहेगा, क्योंकि डेटा बदलते रहता है तो आपको करंट को लेकर चलना है। करंट में जो डेटा है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे चलना है। फिर वर्तमान कीमतों पर 5 प्रति व्यक्ति आय वाले जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए बहुत पीछे का डाटा है 15-16 का। तो दिल्ली टॉप पर है, फिर गोवा है, चंडीगढ़ है, सिक्किम है, पुडुचेरी है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ आपने देखे, यहाँ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे राष्ट्रीय आय से संबंधित। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ें देखने को मिलेगी, नेक्स्ट चीज़ें क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे, राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कुछ चीज़ें और जो बेसिक चीज़ें हैं आगे की हम उनके बारे में जानेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उत्तर लेखन और डिस्कशन, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जो है मतलब MPPSC प्री के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज या फिर सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, तो उनको हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ जुड़कर अपनी जो पढ़ाई है उसको कर सकते हैं और प्री को भी निकालें और मेंस के लिए काफ़ी फोकस करें आप, क्योंकि प्री निकलने के बाद मेंस की तैयारी नहीं हो पाती। तो इसलिए अभी से आपको सारी तैयारी यहाँ से करते हुए चलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।